साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल विथ बीपी में। हम चर्चा कर रहे हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के लिए पर्यावरण अध्ययन के बारे में। दोस्तों, जो मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती पर्यावरण अध्ययन का ये वीडियो है, इसके बारे में आपको बता दें कि आज का ये हमारा वीडियो नंबर जो है पार्ट नंबर 6 है। इसके पहले के आपके 4-5 वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएंगे। आज का जो वीडियो है इसमें हम जानेंगे आश्रय और परिवार के बारे में। तो जो इससे संबंधित प्रश्न है आपको वर्ग 3 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। यदि आप वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं तो पुराने वीडियो भी देखें और इसको भी आगे पूरा वीडियो देखें। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो क्या कहता है, स्वच्छ भारत अभियान एक नई शुरुआत। इस अभियान का उद्देश्य पूरे भारत को साफ एवं स्वच्छ बनाना है। इस अभियान की शुरुआत महात्मा गांधी के 150वें जन्मदिन 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई। इस अभियान का नारा था, ना गंदगी करेंगे ना करने देंगे। जो इस स्वच्छ भारत अभियान के बारे में बताया गया है। आगे जो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अलग है, चील, गिद्ध, शेर, छिपकली। दोस्तों हमें इसका राइट आंसर बताना है कौन सा अलग है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों गिद्ध। गिद्ध जो है दोस्तों इनमें अलग है, बाकी चील, शेर और छिपकली ये अलग श्रेणी में आते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गिद्ध। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, गाय के आगे दांत छोटे क्यों होते हैं। इसके लिए हमें बताना है गाय के आगे के दांत छोटे क्यों होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ताकि वह घास भूसा सुरख सके। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गाय के जो आगे के दांत होते हैं वो थोड़े छोटे इसलिए होते हैं ताकि वह घास भूसा सुरख सके या खा सके। अगला प्रश्न है, सांप अपने शिकार को कैसे खाता है। दोस्तों जो सांप अपने शिकार को खाता है वो कैसे खाता है, निगल कर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कर लें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सके। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक खाया जाने वाला फूल है, भथुआ, सरसों, प्याज या ब्रोकली। इसका हमें राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर है ब्रोकली। ब्रोकली एक फसल होती होगी जिसका फूल जो है खाया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला जो हमारा प्रश्न है, टमाटर एक है, टमाटर क्या है इसके बारे में बताना है, बीज, फल, फूल या जड़। तो टमाटर जो है वो एक फल के अंतर्गत आता है, इसलिए टमाटर क्या है, फल है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आप लोग यदि इनको पढ़ लेते हैं तो आपके वर्ग 3 में काफ़ी सहायक सिद्ध होंगे। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, प्याज का तना और पत्ते खाए जाते हैं, गिलहरी सर्वाहारी होती है, गिद्ध सिर्फ मरे हुए जीवों को खाता है, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जो है ये सभी के सभी कथन सही है कि गिलहरी सर्वाहारी होती है, प्याज का तना और पत्ते दोनों खाए जाते हैं, गिद्ध सिर्फ मरे हुए जीवों को खाता है। इसके ये राइट आंसर है। और जो हमारा अगला प्रश्न है, शकरकंद कैसे खाया जाता है। तो दोस्तों शकरकंद भूनकर या उबालकर या तलकर। तो दोस्तों भूनकर और उबालकर दोनों तरीके से शकरकंद खाया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जो है डी। ए और बी दोनों इसके सही आंसर हैं। जो अगला प्रश्न है हमारा, मिड डे मील की शुरुआत कब हुई थी। दोस्तों जो मिड डे मील की शुरुआत हुई थी वो हुई थी 2004 से। लेकिन मुझे ये क्वेश्चन गलत समझ में आ रहा है। मिड डे मील की शुरुआत यहाँ पर 2004 लिखी है, इस क्वेश्चन को आप लोग स्टार लगा कर के बार रीचेक कर लीजिएगा। इसकी शुरुआत मुझे लगता है जैसे 1995 से हुई हो, बाकी एक बार इसको चेक कर लीजिएगा। बाकी इसका 2004 इन राइट आंसर बताया है, हो सकता है ये भी सही आंसर हो, इस क्वेश्चन पर अभी डाउट है। जो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि मिड डे मील में क्या होता है। तो मिड डे मील में बच्चों को खाना बनाया जाता है, बच्चों से खाने की सामग्रियाँ मंगाई जाती हैं, अध्यापक गण खाना पकाते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं। ना तो बच्चों से खाना बनाया जाता है, ना बच्चों से खाने की सामग्री मंगाई जाती है, ना ही अध्यापक गण खाना पकाते हैं, बल्कि एक किचन होती है, किचन के माध्यम से बच्चों के लिए जो मिड डे मील आता है उस भोजन को पकाया जाता है और बच्चों को खिलाया जाता है। अगला प्रश्न है, हमारे भोजन में कितने पोषक तत्व होने चाहिए। इसका दोस्तों जो राइट आंसर है, राइट आंसर है 6। हमारे भोजन में जो है 6 तरीके के पोषक तत्व होने चाहिए, जैसे इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा होता है, प्रोटीन होता है, ये सारी चीज़ें मिलाकर के कुल खनिज हो गया, ये सभी की सभी चीज़ें मिलाकर के 6 चीज़ें हमारे भोजन में होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है। दोस्तों मनुष्य के शरीर के लिए
ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत है वो है कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो मनुष्य के लिए सबसे अधिक ऊर्जा का स्रोत होता है और मनुष्य के लिए ऊर्जा देता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किसको शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है? तो दोस्तों जो शरीर वर्धक भोजन होता है वो होता है प्रोटीन। जैसे कई तरीके के प्रोटीन होते हैं, विटामिन, जिसमें कई प्रोटीन जो पाए जाते हैं वो कि हमारे लिए, फिर प्रोटीन जो होता है हमारे शरीर के लिए ऊर्जा देता है, और जो विटामिन होते हैं इन्हीं प्रोटीन के माध्यम से विटामिन से निकल करके विटामिन की पूर्ति करते हैं। तो खाने के माध्यम से ही सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है प्रोटीन, जो कि हमारे शरीर के में जो है वर्धक का काम करता है, जो भोजन के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कार्यों पर विचार कीजिए। इस पोषक तत्व से हमें ऊर्जा मिलती है, यह हमारे शरीर के अंगों को बाहरी झटकों से बचाता है। वसा, कार्बोहाइड्रेट, जल या प्रोटीन? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है वसा। वसा जो होता है हमें पोषक तत्व से हमें ऊर्जा भी मिलती है और हमारे शरीर को बाहरी झटकों से बचाता भी है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व हमें कोई पोषक प्रदान नहीं करता किंतु फिर भी हमारे संतुलित आहार का अहम हिस्सा है? खनिज, रुक्षांश, प्रोटीन या विटामिन? इसका दोस्तों जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है रुक्षांश। रुक्षांश जो होता है वो हमारे शरीर के लिए काफ़ी ज़रूरी है, लेकिन कोई पोषक तत्व नहीं हमसे इससे प्रदान होता है, बल्कि हमारे लिए संतुलित भोजन का जो है अहम आहार है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है और हमारे भोजन का एक हिस्सा होना चाहिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रुक्षांश। अगला प्रश्न है हमारा, जल के कार्यों पर विचार कीजिए। जल हमारे शरीर के अंदर पोषक तत्वों को अवशोषित करता है। जल हमारे शरीर में अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ना एक ना ही दो कथन सत्य है, मतलब यहाँ पर कोई भी कथन सही नहीं है। जल हमारे शरीर के अंदर पोषक तत्वों का अवशोषित नहीं करता, बल्कि हमारे लिए जो है पोषक तत्व भोजन पचाने के लिए जो है सही से हेल्प करता है। दूसरा, जल हमारे शरीर के अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में मदद नहीं करता है, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो हमारा अगला प्रश्न है, चटनी बनाना, जैम बनाना, अचार बनाना प्रक्रिया संबंधित है भोजन के संरक्षण से, भोजन के पकाने से, मनुष्य की पाक कला से या सभी से? तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है भोजन के संरक्षण से। जैसे कि चटनी थोड़ी देर तक संरक्षित की जाती है, अचार थोड़ी और अधिक समय तक संरक्षित किया जाता है, जैम जो केचप वगैरह आते हैं वो भी, ये सारी चीज़ें एक दूसरे के पूरक हैं जो हमारे लिए भोजन के साथ में हम यूज करते हैं और ये भोजन को संरक्षित करने का एक तरीका है। अगला प्रश्न है, कितने तापमान पर दूध पाश्चुरीकृत होता है? दोस्तों जैसे कि हमने बताया था, शुरुआत से पढ़ा था कि दूध का पाश्चुरीकरण क्या कहलाता है। पहले दूध को बहुत अधिक एक्सट्रीम लेवल पर गर्म किया जाता है, फिर उसको ठंडा किया जाता है, फिर उसको गर्म किया जाता है, फिर ठंडा किया जाता है, इसके बाद उसको स्टोर करके रख लिया जाता है। इससे क्या होता है, दूध लंबे समय तक चलता है और ख़राब नहीं होता। तो ये कितने डिग्री सेल्सियस पर किया जाता है? ये होता है आपका 62 डिग्री और 71 डिग्री, दोनों डिग्री सेल्सियस पर दूध का पाश्चुरीकरण होता है। अगला प्रश्न है, निम्न क्षेत्र के लोग मछली और चावल ज़्यादा खाते हैं? उत्तरी क्षेत्र के, दक्षिणी क्षेत्र के, तटीय क्षेत्र के या उत्तर पूर्वी क्षेत्र के? दोस्तों तो तटीय क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, चाहे वो समुद्र किनारे का जो हमारा तट है यहाँ पर गुजरात से लेकर के उड़ीसा तक, इसके किनारे जितने भी स्टेट बसे हुए हैं यहाँ पर ये तटीय स्टेट आते हैं। और यहाँ पर जितने भी, जैसे हमारा यहाँ पर गुजरात हो गया, गुजरात के बाद यहाँ पर गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया और पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, इस तरीके से जो ये स्टेट हैं सभी के सभी कोस्टल एरिया स्टेज में यहाँ का प्रमुख भोजन जो है वो मछली चावल है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो हमारा अगला प्रश्न है, असम, इसमें सुमेलित करना है क्या? असम, गुजरात, नागालैंड और मेघालय, इसके बारे में हमें बताना है कि यहाँ का कहाँ का कौन सा भोजन है। तो इसका राइट आंसर है, असम का है मसूर टेंगा, गुजरात का खांडवी, नागालैंड का मोमोज और मेघालय का तुंग तप। ये यहाँ के महत्वपूर्ण भोज्य पदार्थ हैं जिसके बारे में हमसे यहाँ पूछा गया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसको हम अलग अलग भी पूछा हमसे जा सकता है कि असम में क्या बनाया जाता है, तो मसूर टेंगा, गुजरात में क्या बनाया जाता है, खांडवी, नागालैंड में मोमोज और मेघालय में तुंग तप। हमारा आज का अगला प्रश्न है, किस राज्य में टेपियोका खाया जाता है? दोस्तों टेपियोका एक जो है
एक व्यंजन का नाम है और ये खाया जाता है केरल में। इसका हमें याद रखना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केरल में खाया जाता है और इसका नाम है टेपियोका। जो हमारा दोस्तों अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध व्यंजन है मडुआ रोटी, भुट्टे की खीर, छेना पोड़ा या बेरमा। इसका दोस्तों जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है भुट्टे की खीर। जो भुट्टे की खीर है ये मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध व्यंजन है, इसको भी हमें याद रखना है। अगला प्रश्न है निम्न में से जीवाणु जनित रोग है। दोस्तों जो जीवाणु जनित रोग होता है कोढ़, निमोनिया, तपेदिक, ये सभी के सभी जो है जीवाणु जनित रोग है। अगला प्रश्न है किन बीमारियों के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है। दोस्तों डीपीटी का टीका जो लगाया जाता है वो लगाया जाता है काली खांसी के लिए, डिप्थीरिया के लिए और टिटनेस के लिए। इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हमें बहुत अच्छे से याद रखना है। डीपीटी का टीका जो लगाया जाता है वो काली खांसी, डिप्थीरिया और टिटनेस के लिए लगाया जाता है। अगला प्रश्न है कौन सी बीमारी चूहों के द्वारा फैलती है। दोस्तों सबसे ज़्यादा ये बीमारी बिहार साइड पहले फैलती थी, इसका नाम है प्लेग। जो प्लेग नामक बीमारी है वो चूहों के द्वारा फैलती है। अगला है पोलियो होता है मच्छर के काटने से, मक्खियों के द्वारा, दूषित जल के भोजन से, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों तो पोलियो नहीं होगा यहाँ पर, या जो है पोलियो इनमें से किसी भी चीज़ से नहीं होता, बल्कि पोलियो तो एक संक्रमित जो है जेनेटिक बीमारी है जो कि हमारे यहाँ पर पाई जाती थी। लेकिन यहाँ पर बताया दूषित जल और भोजन से पोलियो होता है, तो इसका हम राइट आंसर अभी मान के चलते हैं सी। लेकिन इसका राइट आंसर जो है दोस्तों दूषित या कुछ भी नहीं है, क्योंकि पोलियो किसी भी ऐसी चीज़ों से नहीं फैलता। पोलियो तो एक जेनेटिक बीमारी होती है जो जन्मजात ही होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो अगला प्रश्न है यह रोग मक्खियों के द्वारा फैलाया जाता है, इस रोग में पतले दस्त होते हैं एवं खून आता है। यह रोग क्या है दोस्तों? ये जो रोग है इसका नाम है, आपको बता दें, पेचिस, जिसको हम आँव भी बोलते हैं, जो कि एक बीमारी है, एक जो है व्यक्ति को सर्दी या गर्मी से भी हो जाती है। तो इसका जो आंसर राइट है, इसका राइट आंसर है ये रोग जो मक्खियों के द्वारा फैलाया जाता है। रोग में पतले दस्त भी होते हैं और खून भी आता है, ये तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पेचिस, जिसको आँव भी बोलते हैं। अगला है अस्थमा बीमारी है पेट की, हृदय की, नाक की या सांस की। दोस्तों अस्थमा है वो सांस की बीमारी है। व्यक्ति जब सांस लेता है तो उसको सांस लेने में दिक्कत जाती है, तो इसको अस्थमा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो आज का हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से मच्छरों से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया या सभी? दोस्तों सभी के सभी ये रोग हैं, सब के सब मच्छर से होते हैं। आपका मलेरिया भी मच्छर से होता है, डेंगू भी मच्छर से होता है, चिकनगुनिया भी मच्छर से होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो आज का हमारा अगला प्रश्न है इस बीमारी की दवाई सिनोकोना नामक वृक्ष की पेड़ की छाल से बनाई जाती है। इस बीमारी को दूर करने के लिए तालाबों, जलाशयों में मछलियाँ पाली जाती हैं। यह बीमारी है दोस्तों, जो ये बीमारी है मलेरिया। मलेरिया का जो सिनिकोना नामक जो इसका एक इंजेक्शन बनता है वो सिनिकोना नामक वृक्ष के पेड़ की छाल से बनाया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। जो मलेरिया नामक बीमारी है वो सिनकोना नामक पेड़ की छाल से उसकी दवाई बनती है। अगला हमारा प्रश्न है भारत में निम्न में से कौन सी बीमारी दूर हो चुकी है? दोस्तों जो भारत में सबसे दूर हो चुकी है वो है चेचक। चेचक नामक बीमारी जो है भारत से दूर हो चुकी है। अब चेचक नामक बीमारी भारत में नहीं पाई जाती है। भारत चेचक मुक्त बीमारी घोषित हो चुका है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो हमारा अगला प्रश्न है अगर किसी के भोजन में कार्बोहाइड्रेट और वसा की अधिकता होती है तो उसको हो सकता है बेरी बेरी, रिकेट्स, मोटापा या रतौंधी। इसका राइट आंसर है दोस्तों मोटापा, क्योंकि जो कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके भोजन में कार्बोहाइड्रेट और वसा मतलब होता है फैट, ये ज़्यादा होता है तो वो व्यक्ति मोटापे का शिकार हो जाता है और वो मोटा ताज़ा हो जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो हमारा आज का अगला प्रश्न है जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? दोस्तों जल में घुलनशील विटामिन जो है वो विटामिन बी और विटामिन सी है, इसको हमें बहुत अच्छे से याद कर लेना है। विटामिन बी और विटामिन सी जो है वो जल में घुलनशील पदार्थ विटामिन है। अगला प्रश्न है रोनाल्डो रॉस ने खोज की थी। दोस्तों रोनाल्डो रॉस ने जो खोज की थी इसका हमें राइट आंसर बताना है। चेचक की, तपेदिक की, मलेरिया की या स्कर्वी की? तो इसका राइट आंसर है मलेरिया की। मलेरिया की खोज किसने की थी? रोनाल्डो रॉस ने। इसके अलावा दोस्तों आज इसमें 40 क्वेश्चन है, तो बाकी के क्वेश्चन हम कल के वीडियो में देखेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा।
तो यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वर्ग 3 की तैयारी यदि आप रेगुलर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। आपको पर्यावरण की पूरी वीडियो मिलेंगे, पेडागोजी की वीडियो मिलेंगे, पर्यावरण के साथ साथ मैथ की पेडागोजी मिलेगी, हिंदी इंग्लिश हर सब्जेक्ट की पेडागोजी मिलेगी, बाल विकास की वीडियो मिलेंगे। साथ ही यदि आप नोट्स खरीदना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं, हर एक चीज़ आपको उपलब्ध कराई जाएगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर लें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अंत तक वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।